हेलो फ्रेंड्स, लीगल नेविगेटर रमन में आपका स्वागत है। मैं रमनदीप रविला। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी फ्रॉड के बारे में। प्रॉपर्टी फ्रॉड जो कि बहुत ही ईज़िली बहुत ही कॉमन है। ज़्यादातर लोग प्रॉपर्टी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। स्कैमर आपके साथ किसी न किसी तरह स्कैम कर जाता है और आपकी वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप रह भी रहे हो, कई बार वो भी आपको उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। तो आइए बात करते हैं किस तरह का फ्रॉड होता है और किस तरह से आप इस फ्रॉड होने से बच सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ हैं, इसके अंदर अलग तरीके का फ्रॉड होता है और बाकी टीयर 3, 4, 5 सिटीज़ के अंदर अलग तरीके का। तो बात करते हैं टीयर 3, 4 और 5 सिटीज़ की, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो गांव देहात में रहते हैं और छोटे शहरों में रहते हैं, उनके साथ जो फ्रॉड होता है वो इस तरह का ही होता है। तो फ्रॉड आपके साथ ना हो, उस चीज़ से आप किस तरह से बच सकते हो। दोस्तों, सबसे पहला जो होता है वो होता है टाइटल फ्रॉड। अब टाइटल क्या होता है? टाइटल होता है 3 टाइप का। आपके पास वो ज़मीन जो है या फिर जिससे आपने लेनी है, उसके पास वो ज़मीन आई कहाँ से, वो किस तरह से आ सकती है। सबसे पहला सेल डीड, किसी से उनने ख़रीदा होगा या फिर अब आप उससे ख़रीदोगे तो सेल डीड का डॉक्यूमेंट उसके पास होगा। वो नहीं हुआ, पेरेंट से आई है, ट्रांसफ़र डीड या फिर गिफ्ट डीड, वो उसके पास अवेलेबल होंगी। और तीसरा, अगर वो ज़मीन म्यूनसिपलिटी या नगर निगम से ली है तो कन्वेंस डीड ज़रूर होगी। इन 3 डीड में से कोई ना कोई एक डीड होनी ज़रूरी है। ये चेक कर लिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट, प्रॉपर चैनल चेक करना। चैनल मतलब पिछले 30 साल का रिकॉर्ड। पिछले 30 साल के अंदर ज़मीन के ऊपर कोई डिस्प्यूट वगैरह तो नहीं है। जैसे सेल डीड मैंने बताया, इनके पास है जिससे आप खरीद रहे हो, उससे पहले किसके पास थी, उससे पहले किसके पास थी, जिन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र होकर आ रही है, मतलब टाइटल डीड जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, वो चेक करनी है। ये 2 चीज़ चेक होने के बाद लगभग आपके पास कंफर्मेशन आ जाती है कि ये जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हो वो बिल्कुल ठीक है और इसी की ज़मीन है। फिर भी कई बार क्या होता है, आप ज़मीन खरीद रहे हो लेकिन उस इंसान ने उस प्रॉपर्टी का टैक्स भरा है कि नहीं भरा, और भी जो बिल वगैरह है वो तो कुछ पेंडिंग नहीं है। उस चीज़ का पता करने के लिए हमको पता करना पड़ेगा एनक्यूम्ब्रेंस सर्टिफिकेट। एनक्यूम्ब्रेंस सर्टिफिकेट आपको कौन देगा? ये आपको रजिस्ट्रार से मिलेगा। रजिस्ट्रार के पास आप फॉर्म नंबर 22 भर के वो सबमिट करवाओ। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर इस तरह आसपास के नॉर्थ जोन के प्रदेशों के अंदर आप रजिस्ट्रार से एक मिनिमल फीस देके अपना एनक्यूम्ब्रेंस सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो। तो ईजिली आप फ्रॉड होने से बच जाओगे। ये तो होगी टायर 3, 4 और 5 इन सिटीज़ की बात। अब हम बात करते हैं टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ की, जहाँ पर मैक्सिमम जो है ऑलरेडी बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुकी है कंप्लीट वहाँ पे, या फिर हो भी रही है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फ्लैट वगैरह ही बन रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर आपको अगर कोई फ्लैट लेना है किसी टायर 1 और टायर 2 सिटी में, तब आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? सबसे पहला है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो होता है ये होता है आपके कॉन्ट्रैक्टर और लैंड ओनर के बीच में। कॉन्ट्रैक्टर ने लैंड ओनर से जब लैंड खरीदी थी उसका सर्टिफिकेट है ये। तो इससे आपको श्योरिटी होगी कि जिस कॉन्ट्रैक्टर या जिस बिल्डर से आप फ्लैट खरीद रहे हो उसके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है और वो कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट नहीं है। दूसरे नंबर पर डॉक्यूमेंट जो आता है वो आता है अलॉटमेंट लेटर। ये अलॉटमेंट लेटर होगा आपके और बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर के बीच का, कि उसने आपको ही ये फ्लैट बेचा है। कई बार क्या होता है ना, एक ही फ्लैट को 2-3 अलग अलग लोगों के साथ बेच देते हैं और उसके बाद बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर बाहर निकल गए और आप दोनों कोर्ट में अपना लड़ते रहो पोजेशन के लिए। इस तरह के फ्रॉड भी होते हैं। इवन इस तरह का फ्रॉड जो पिछले दिनों काफ़ी कॉमन चल रहा था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ओनर हैं, वो रहते हैं बेंगलोर में, और पहले तो वो हर साल एक चक्कर मार देते थे। अभी क्या हुआ, पिछले 4-5 साल से वो नहीं आ रहे यहाँ पे। तो पीछे से क्या किया, 2 दोस्तों ने स्कीम बनाई एक मकान के ऊपर। उसने अपना ओनरशिप दिखाई, दूसरे बंदे ने अपनी ओनरशिप दिखाई।
फोर्ज डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट में चले गए। वो दिखा रहा है कि इसमें मेरी ओनरशिप है, वो दिखा रहा है कि मेरी है। 6-8 महीने केस चलने के बाद जहाँ 4-5 डेट्स लगी, तो जो दोनों दोस्त में से एक दोस्त था उसने बोला कि सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, ये वाला नहीं है, मेरा इसके साथ वाला है और मैं अपने केस वापस लेता हूँ। तो इसके बाद क्या किया, उस दूसरे दोस्त ने कोर्ट से डिक्री ले ली। अब कोर्ट ने लिख के दे दिया कि भाई ये ज़मीन जो है उसकी है। अब कोर्ट के डॉक्यूमेंट के आधार पे वो बंदा उस मकान का मालिक है। तो दोस्तों अगर आपके पास अपनी टाइटल डीड वगैरह बाकी सभी डॉक्यूमेंट मजबूत हैं तो इस तरह के स्कैम से बचने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है टैक्स रिसिप्ट। और ये अकेली चीज़ ऐसी है, पहले दोनों चीज़ें मांगने की भी कई बार जरूरत नहीं है। अगर आपने सीधा टैक्स रिसिप्ट मांग ली तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और अलॉटमेंट लेटर, इसके बिना भी काम चल जाएगा। अगर आपने टैक्स रिसिप्ट मांग ली, सीधी सी बात है, अगर वो टैक्स भरता होगा तो टैक्स रिसिप्ट के अंदर उसका नाम मेंशन होगा। अगर वो टैक्स रिसिप्ट देने से बच रहा है तो या तो प्रॉपर्टी उसका नाम नहीं है, वो टैक्स भर ही नहीं रहा, और अगर भर रहा है तो वो इजीली दे देगा। और एक और जो है छोटी सी चीज़ वो है म्यूटेशन लेटर। म्यूटेशन लेटर क्या है, जैसे आपने किसी से फ्लैट खरीद लिया या ज़मीन खरीद ली, मकान खरीद लिया, कुछ भी बाय किया, उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में तो चेंज करवा लिया, वो ओनरशिप आपके पास आ गई, मगर जमाबंदी के अंदर वो अभी भी चेंज नहीं हुई। आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, एक लेटर लिख देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि सर ये जो प्रॉपर्टी है ये अब से मेरी है, ये रहे इसके डॉक्यूमेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप जमाबंदी के अंदर भी चेंज कर दीजिए। क्योंकि सरकारी खाते के अंदर तो सरकारी रिकॉर्ड ही बोलेगा, वहाँ पर भी अपने डॉक्यूमेंट सही कराना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको अभी बताए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपके साथ कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली, आप इजीली किसी भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप एंजॉय कर सकते हो। बाकी मेरी तो सुजेशन ये रहेगी कि आप खुद करने की बजाय एक अच्छे वकील से भी बात कर सकते हो, उससे आप डॉक्यूमेंट बनवाएं, वो प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट बना के दे देगा और अच्छा गाइड भी कर देगा कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ।